तमिलनाडु में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कुछ भी चल रहा है वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं। शपथ से पहले गवर्नर साहब को राजी करने के लिए विजय उनके पास 4 बार जाते हैं। 118 के मैजिक नंबर को पार करने के लिए 5 राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेते हैं। बहुत सारा गणित लगता है इसके अंदर। शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी के मन में एक सवाल होता है कि क्या विजय फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पार कर पाएंगे। आज इसी रियल लाइफ मूवी का हमें क्लाइमैक्स दिखने को मिला और फ्लोर टेस्ट में थलपति ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़े पर्दे पर हीरो ही नहीं बल्कि राजनीति में भी उम्दा खिलाड़ी बनकर उतर चुके हैं। टीवी के ने आज 117, 118 नहीं बल्कि 144 एमएलए के साथ फ्लोर टेस्ट जीत ली, अपनी क्लियर मेजॉरिटी साबित कर दी। लेकिन यह जीत इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इस फ्लोर टेस्ट ने पूरे तमिलनाडु के राजनीति को उथल पुथल पलट कर रख दिया है। वोटिंग से ठीक पहले डीएमके के सारे एमएलए सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं और इसी से जो मेजॉरिटी का मैजिक नंबर 118 था वो अपने आप 88 तक आ जाता है। और इसी के साथ 4 पीएमके के एमएलए के साथ एक बीजेपी के एमएलए ने भी वोट देने से एब्सटेन कर लिया। माने उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना किसी को अपोज किया, न्यूट्रल रह गए, जिससे विजय को मेजॉरिटी के और करीब ऑटोमेटिकली वो आ गए। लेकिन इस पिक्चर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तब आया जब एआईडीएमके जो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ ईपीएस जो फिलहाल एआईडीएमके के हेड हैं, उनके सपोर्ट में 22 एमएलए आए जिन्होंने विजय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट दिया। और एआईडीएमके की दूसरी फैक्शन जिसे सीवी शनमुगन लीड कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में 24 एमएलए आते हैं और ये विजय को सपोर्ट देते हैं। तो अब यहां से एआईडीएमके का भविष्य कितना टूटा टूटा होगा ये तो समय ही हमें बताएगा। आज के देशभक्त स्पेशल एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि विजय ने फ्लोर टेस्ट तो जरूर पार कर लिया, लेकिन क्यों उनका रास्ता पहले से ही कांटों से बिछा हुआ है। क्यों डीएमके उन्हें चुनौती दे रहा है कि बेटा आओ तो, रील और रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है, 2 दिन काम करके तो दिखाओ। क्या विजय अब गवर्नेंस पर भी राज कर पाएंगे जैसा वो बॉक्स ऑफिस पर इतने सालों से राज करते आए हैं, या द्रविडियन पार्टीज और डीएमके का द रिटर्न होगा। विजय की जीत और आने वाले दिनों में चुनौतियों को अगर आपको समझना है कि कैसे ये इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक नया मैसेजिंग करता है, तो आपको विजय के बैकग्राउंड को जानना होगा। क्यों विजय ने खुद अपने माता पिता को कोर्ट केस में डाला था, और सबसे जरूरी क्या रीजंस थे कि लोगों ने स्टालिन को हटाकर विजय की पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलवाई है। क्या दूसरे पार्टीज हमारे देश में इससे कोई सबक ले सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 4 मई 2026 इस दिन 2 बड़े चुनावी नतीजे हमारे सामने आते हैं, बंगाल और तमिलनाडु। बंगाल में पहली बार बीजेपी की एंट्री होती है, जिसके बारे में हमने काफी ढेर सारे एपिसोड्स बनाकर रखे हैं, देख लीजिएगा। और तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। एक ऐसी पार्टी जिसका गठन सिर्फ 2 साल पहले किया गया था। उसी पार्टी ने 234 सीट्स में से स्टेट के 108 सीट में जीत हासिल की और 10 ऐसी सीट्स थी जहां टीवी के इतने कम मार्जिन से हारी। मैंने मार्जिन आप समझ लीजिए 1500 वोट के आसपास था। तो कई मायनों में उनके पास ऑलमोस्ट फुल मेजॉरिटी थी। टीवी की एंट्री ने 50 साल से चल रहे डीएमके एआईडीएमके द्रविडियन डुओपोली को एक झटके में खत्म कर दिया। डीएमके जिसकी पहले बहुमत थी, इससे पहले उसकी सरकार 159 सीटों से घटकर सिर्फ 59 सीटों तक ही रह गई, सिमट कर रह गई, जो पिछले 20 सालों में डीएमके की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। यहां तक कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टालिन खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। वहीं टीवीके के तूफान के सामने दूसरी द्रविडियन पार्टी एआईडीएमके भी सिर्फ 47 सीटों तक ही सीमित रह गई, जो अब फिर से 2 टुकड़ों में पार्टी बंटने वाली लग रही है, ऐसा ही दिख रहा है। विजय को चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गवर्नर साहब को मनाना पड़ा कि ही इज द राइट चॉइस, उन्हीं के पास सारे नंबर है। फाइनली 10 मई को जब सारी चिट्ठी पत्री देखी गई, तब गवर्नर साहब के पास लगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तब शायद विजय को बुलाकर मुख्यमंत्री की शपथ फिर दिलवाई गई। लगता है गवर्नर साहब ज्यादा खुश नहीं थे। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एरा ऑफ अ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। कुर्सी संभालते ही विजय ने 750 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद करवाने का ऐलान कर दिया, जो स्कूलों और धार्मिक जगहों के करीब थे। 200 यूनिट बिजली उनके लिए मुफ्त कर दी, जो 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वुमेन सेफ्टी फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट
की फाइल्स को भी अप्रूवल दी गई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से गुजारिश की गई कि वो हर कोई डिप्लोमेटिक चैनल का प्रयोग किया जाए तमिलनाडु के 54 मछुआरों को श्रीलंका के जेल से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद अगले दिन तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टालिन और हर दूसरी राजनीतिक लीडर के घर वो गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन याद रखिए, हाई वोल्टेज तमिलनाडु पॉलिटिक्स में यह भाईचारा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। राजनीति के असली दांवपेच तो विजय को चुनाव लड़ते समय और चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही समझ में आ गया। तमिलनाडु की जनता ने इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 सीट्स की जरूरत थी, लेकिन उसके पास केवल 107 सीट मिली। टीवीके ने सपोर्ट के लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने बिना ज्यादा देरी किए, बिना सोचे समझे, बिना स्टालिन से मिले हुए भी, अपने आप को एक्सप्लेन किए हुए भी डीएमके के साथ 10 साल पुरानी दोस्ती एक झटके में तोड़ दी और टीवीके के साथ हो गए उनका दामन पकड़ लिया। डीएमके ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को विश्वासघाती शब्द से नवाजा। यहां तक कि स्पीकर को लेटर भी लिख दिया कि असेंबली में कांग्रेस की सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज कर दिया जाए ताकि डीएमके और कांग्रेस आसपास ना बैठे। तो आप सोच सकते हो कितनी खटास है इस ब्रेकअप में। कांग्रेस के 5 एमएलए ने विजय को सपोर्ट कर दिया। इसका ऐलान हो गया, नंबर पहुंचा 113 तक। अब भी 5 एमएलए कम थे हाफ वे मार्क तक पहुंचने के लिए भी। लेकिन विजय निकल पड़े फिर से गवर्नर से मिलने के लिए कि शायद इस बार मान जाए। गवर्नर ने विजय को बोला, ना ना ना, आप हमें अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देने का पुराना रिवाज है हमारे देश में, लेकिन ये तो नया भारत है। तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को शपथ ग्रहण से पहले ही बोला कि ना, पहले तुम बताओ, मेरी मांगे पूरी करो, मुझे सेटिस्फाई करो, पूरे कागज दिखाओ कि तुम्हारे पास पूरे नंबर है कि नहीं, मेजॉरिटी है कि नहीं तुम्हारे पास। लेकिन जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है तब सदन में गवर्नर साहब कुछ दिखते नहीं है। 118 एमएलए ढूंढने की कश्मकश के बीच में खबर आती है कि अपनी दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एआईडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने का विचार कर रहे हैं तमिलनाडु में। कुछ साल पहले अगर ऐसा तमिलनाडु में बोला जाता तो उसकी तुलना आप कर सकते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। वैसे एडिटर, यह बात भी सही है कि बीजेपी में आधे तो कांग्रेस के लीडर्स ही हैं। डीएमके ने एआईडीएमके के साथ हाथ मिलाने की इस आइडिया को शूट डाउन कर दिया। कहा, भैया हम विपक्ष में बैठेंगे, अपनी आइडेंटिटी का मिट्टी पलेत ऐसे नहीं करेंगे। फिर विजय निकल पड़ते हैं सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, आईयूएमएल, सबसे सीट बटोरने के लिए वो निकल पड़ते हैं, सबसे बात करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन गवर्नर के साथ अपने तीसरे मीटिंग में भी 118 का मैजिक नंबर से वो पीछे रह जाते हैं और गवर्नर साहब भी टस से मस ना होते हैं। वीसीके और आईयूएमएल सपोर्ट करने से पहले मना कर देती है। टीवीके फिर कहती है कि एएमएमके का एकलौता जो एमएलए है वो उनके साथ आ चुका है। लेकिन एएमएमके कहती है कि नहीं, ये झूठ है। विजय पर पेपर फोर्ज करने के आरोप लगाए जाते हैं। उसी समय ये जो एमएलए कामराज हैं, ये जो पेपर साइन कर रहे हैं, उसका वीडियो रिलीज कर दिया जाता है। एएमएमके पार्टी कहती है नहीं नहीं, ये सिर्फ भी फ्रॉड है। फिर डिनायल होता है। फिर फाइनली जाकर वो अपने इकलौते पार्टी एमएलए को ही अपने पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन टीवीके को एक और वोट मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि इतने दिन चले निगोशिएशंस में खूब लेन देन की बातचीत हुई होगी। लेकिन यह कहानी दर्शाती है कि पैसा तो छोड़ो, पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। देयर आर नो परमानेंट आइडियोलॉजीज ऑल्सो। इसके बारे में हमने बंगाल में भी देखा था, शुभेंदु पर एपिसोड है, देख लीजिएगा, बहुत दिलचस्प है। और यह बात चाहे बीजेपी पर हो या कांग्रेस पर भी हो, सब अपने अपने जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब देखिए ना, आज के डेट में कांग्रेस उसी विजय के साथ है जिसको वीसीके पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। यानी कांग्रेस और वीसीके दोनों एलाइज हैं। वीसीके जो पहले दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, वो विवादों में रहा है एलटीटी लीडर प्रभाकरन को सपोर्ट करने के लिए, खुलेआम सपोर्ट करने के लिए। वही प्रभाकरन जिसने राजीव गांधी की जान ली। लेकिन आज कांग्रेस को इस बात से तमिलनाडु में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अपने पुराने चुनावी जनसभा में विजय ने भी डीएमके को एक ईवल फोर्स कहा था और जब जरूरत पड़ी तो सरकार बनाने के लिए उसी डीएमके के अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर वो सरकार बना रहे हैं। आप नंबर देखिए, मेजॉरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए थे टीवीके को और 107 उनके पास थे। तो पांचों पार्टी से ज्यादा सपोर्ट ली है। अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत लोग अनुमान यही लगा रहे थे कि विजय खुलकर इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन
फ्लोर टेस्ट में एआईडीएमके फैक्शन को मिलाकर अब टीवीके के पास 144 का प्रचंड मेजॉरिटी है, जिससे अब खुलकर आराम से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बगावत करने वाले एआईडीएमके एमएलएज का आरोप यह है कि ईपीएस पार्टी के सर्वाइवल से ज्यादा अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे और बिना किसी के साथ सलाह मशवरा करके फैसले ले रहे थे। जब विजय मेजॉरिटी साबित करने में लगा हुआ था, ईपीएस वो था जो डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की प्लानिंग में जुटा हुआ था। बाकी नेताओं को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब यहां देखिए, एआईडीएमके के हेड ईपीएस असेंबली में अपने एमएलए से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, टीवीके को सपोर्ट मत करो, पार्टी में वो जयललिता और एमजीआर के तौर तरीके वापस लाएंगे। लेकिन अब तक ये सब बोलने के लिए काफी देर हो चुकी थी। अब यहां से देखने लायक मंजर यह होगा कि रेबेलियन वाले एमएलएस के पास पार्टी की 2/3 बहुमत है या नहीं। अगर नहीं है तो पार्टी हाई कमांड अगर चाहे तो डिफेक्शन लॉ के तहत इनकी सदस्यता रद्द करवा सकती है। अगर ऐसा होता है, इनकी मेंबरशिप कैंसिल होती है, तो आने वाले समय में विजय की सरकार फिर से मुसीबत में फंस सकती है। उधर खबरों की माने तो विजय एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा भरोसा रखते हैं और सरकार बनाने में वो जल्दबाजी इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से तारीख निकली जा रही थी, द गुड डेट वाज गोइंग। और कुर्सी संभालने के बाद तीसरे ही दिन उन्होंने अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को सीएम ऑफिस में ओएसडी नियुक्त कर दिया, जिसका विपक्ष के साथ साथ उनके खुद के एलाइज ने जमकर विरोध किया कि भैया अगर आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से इतना ही ज्यादा प्यार है तो अपने पर्सनल पेरोल पर उसको रखो, सरकार उसे सैलरी क्यों दे। दिलचस्प बात यहां है कि विरोध के बाद, फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद विजय ने अपने एस्ट्रोलॉजर की नियुक्ति खुद ही कैंसिल कर दी। राजनीति में नेता अपनी गलती माने, यू टर्न ले ले अपनी गलती पर, बिना नेहरू को घसीटे, ये काफी काबिले तारीफ है। अगर पर्दे के सामने वाली आप खबर देखें, अगर आप इसे माने, तो विजय ने सिर्फ 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, आज वो मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल की मेहनत की उन्होंने और दशकों पुराने पॉलिटिकल पार्टीज को धूल चटा दी। लेकिन देखा जाए तो इसके पीछे 2 साल की नहीं, 2 दशक की मेहनत है। 1990s के दशक में विजय एक सीधे साधे सॉफ्ट रोमांटिक हीरो हुआ करते थे। 2000 के दशक में आते आते वो एंग्री यंग मैन के किरदार निभाना शुरू करते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन लड़ाई अभी भी बहुत हद तक एक व्यक्ति के खिलाफ सीमित थी। फिर 2009 के आसपास विजय ने अपने फैन क्लब्स को दोबारा संगठित करना शुरू कर दिया, जिससे बना विजय मक्कल इयक्कम या विजय's पीपल मूवमेंट। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं था। ये लोग छोटे इलाकों में, मोहल्लों में जरूरत के समय राहत के लिए काम करते थे, लोगों को पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। जो भी लोकल लेवल में छोटा मोटा काम रहता था, विजय के नाम पर मदद करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। 2011 तक यह नेटवर्क अपनी ताकत टेस्ट करने लगा जब विजय ने ओपनली जयललिता के टाइम पर एआईडीएमके को सपोर्ट किया था, यह देखने के लिए कि क्या एक फैन क्लब, एक फैन फॉलोइंग को सच में वोट में बदला जा सकता है। वीएमआई ने लगभग 50 कंस्टिट्यूएंसीज में लोगों को मोबिलाइज किया एआईडीएमके के सपोर्ट में, जिससे के चलते पार्टी ने, एआईडीएमके ने 43 सीट्स में जीत हासिल की। इस कोलैबोरेशन का परिणाम यह हुआ कि वीएमआई ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक रैली नागापट्टिनम में ऑर्गेनाइज किया, जहां श्रीलंकन नेवी के तमिल जो मछुआरों हैं उन पर हमले की कड़ी निंदा की गई। इस इवेंट में खुद विजय ने पीड़ित जो फिशरमैन हैं जो वहां कैप्चर किए गए थे बाय श्रीलंका, उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया अपने पर्स से। फिर 2012 के बाद कहानी बदल जाती है। अब विजय की फिल्मों में दुश्मन एक खलनायक नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम होता है, और यह शायद कोई इत्तेफाक नहीं था। कैथी में किसानों के परेशानियों के बारे में बात की जाती है, मरसल में स्वास्थ्य व्यवस्था और जीएसटी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सरकार फिल्म में चुनावी गड़बड़ और एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के विचार को भी दिखाया जाता है, बिजल में वुमेन्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। 2018 में स्टेरलाइट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 लोगों के परिवारों से भी विजय जाकर मिलते हैं, हर परिवार को 1 लाख रुपए की मदद भी देते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं था,
और ना ही सिर्फ किसी पिक्चर का सस्ता पीआर था। यहां एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट, एक कहानी लिखी जा रही थी, एक हीरो को बनाया जा रहा था, और उसके हर फिल्म को तब आप देखोगे तो आपको एक पॉलिटिकल स्पीच मिलेगी। हर एक्शन आने वाले समय में खुद को सिर्फ बड़े पर्दे पर नायक बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी अपने आप को कारीगर साबित करने की एक कोशिश है। लेकिन यहां भी पर्दे के पीछे एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर, जो पेशे से डायरेक्टर हैं, हमेशा से ही यह चाहते थे कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में आए। 2020 में बिना विजय के परमिशन लिए उन्होंने VMI को ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की, खुद उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए और विजय की मां शोभा को ट्रेजरर बना दिया इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इस एक्शन से एक बड़ा पारिवारिक विवाद शुरू हो जाता है। विजय ने अपने ही पेरेंट्स के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया। कहा कि भैया उनका नाम, उनका फोटो, उनके फैन क्लब्स किसी भी पॉलिटिकल टर्म में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका किसी भी तरीके से कोई संबंध इस VMI पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है जो उनके पिताश्री ने शुरू किया है। सितंबर 2021 में VMI को डिसॉल्व कर दिया गया, मगर विजय के फैन क्लब्स शांति से अपना काम करते रहे। 1 साल बाद उन्हें विजय से परमिशन मिल गई कि VMI नाम और झंडे को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल बॉडी पोल्स में इन्हीं फैंस ने इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़ा। 169 में से 115 सीट्स पर इन्होंने जीत हासिल की। यानी एक बात तो साफ था कि विजय की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम पर लोग अगर खड़े हो रहे थे तो चुनाव जीत रहे थे। सवाल यह है कि विजय इस रीडिंग को लेकर क्या करते हैं? क्या पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहते हैं या सही टाइम पर एंटर करते हैं? पिक्चरों में हीरो की एंट्री, उसकी टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। लगता है विजय ने रियल लाइफ में भी यह बात सीखी है। तभी वो इंतजार कर रहे थे कि जब तमिलनाडु की राजनीति में एक पावर वैक्यूम बने, तभी वो अपनी एंट्री करे। जयललिता जी की मौत के बाद AIADMK बिखर चुका था, इस पर कोई सीक्रेट नहीं है। EPS और OP आपस में ही ऐसी लड़ाई कर रहे थे जिससे पार्टी और कमजोर हो रही थी। DMK को ऑन द अदर हैंड लग रहा था कि सत्ता हासिल करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है और उन्हीं के पास सत्ता वापस चली आएगी, क्योंकि AIADMK की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी एरोगेंस का फायदा विजय ने उठाया। विजय ने देखा कि करप्शन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर वहां के लोगों में एक सेंटिमेंट जरूर है। एंड टू इट्स क्रेडिट बीजेपी ने इसको भापा। बीजेपी ने देखा यहां एक स्पेस है। बीजेपी ने अपना वोट शेयर तमिलनाडु में 11% तक बढ़ा भी दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसको इम्पॉसिबल सोचा गया था। मगर तमिलनाडु की जनता को द्रविडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ एक प्योर तमिलियन ऑल्टरनेटिव चाहिए था, और वही लोकल तमिलियन ऑल्टरनेटिव बनकर बनी पार्टी TVK। 2024 में उनकी फिल्म आती है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसके एक फ्रेम में उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे साफ साफ लिखा था चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जिसको क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा था उसको समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है। 2 फरवरी 2024 को विजय ने ऑफिशियली TVK का ऐलान कर दिया। तमिल में इसका मतलब सब लोग तो तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी ही बोल रहे हैं। सितंबर 2024 में पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवाया गया। फिर अक्टूबर 2024 में TVK का ऑफिशियली पहला बड़ा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में विजय ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी। टू हिज क्रेडिट, वो इस बात पर आज भी एकदम अड़े हुए हैं। துளி கூட இடமில்லை. நம்மளுடைய ஒரே கொள்கை எதிரி பாஜக தான். நம்மளுடைய ஒரே அரசியல் எதிரி திமுக தான். आइडियोलॉजी क्लियर होना और रास्ता क्लियर होने में बहुत फर्क होता है, और रास्ता आसान नहीं था। इलेक्शन से पहले एक ऐसी घटना घटती है जिससे TVK के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। 2025 के सितंबर के महीने में विजय एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो जाती है। 125 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। विजय पर हर तरफ से आक्रमण होता है। इसके बाद मीडिया में भी सवाल उठता है कि जो एक रैली नहीं संभाल सकता है वो राज्य क्या संभालेगा। सोशल मीडिया में भी लेफ्ट, राइट, सेंटर सब जगह से आक्रमण होता है। विजय सिनेमा के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ के क्राइसिस हैंडल नहीं कर सकता है। लोगों में यही बातचीत होने लगी।
खैर, एक महीने बाद विजय पीड़ित के परिवारों से भी मिलने गए, उन्हें सहानुभूति के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर किया। विजय मीडिया में ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते और उनके भाषण भी आप देखो तो काफी छोटे लेकिन इंपैक्टफुल होते। என்னுடைய ரசிகர்களுக்காக நான் சினிமாவையே விட்டு கொடுக்கிறேன். இந்த விஜய் சும்மா நன்றின்னு சொல்லிட்டு போறவன் கிடையாது. நன்றி கடனை தீர்த்துட்டு தான் போவான். बिल्कुल सिनेमा की तरह एक इमोशनल अपील वोटर से की जाती है कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी मदद करने के लिए आया हूं। इससे यंग वोटर्स और महिलाओं में काफी इंपैक्ट होता है, जो कि हमें चुनाव के आंकड़ों में भी, वोटर पैटर्न में भी हमें दिखता है। तमिलनाडु की 42% जनसंख्या करीबन 20 to 40 ईयर्स के बीच में है, जिसमें से 60% से ज्यादा वोटर्स ने दोनों द्रविडियन पार्टीज को छोड़कर टीवीके को चुना। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि विजय के तमिलनाडु में तकरीबन 85,000 फैन क्लब्स हैं, जो समय आने पर एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल फोर्स, डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम कर सकते थे। जब टीवी के लॉन्च हुआ तो कोई नई पार्टी नहीं बनी थी, एक एग्जिस्टिंग फैन क्लब ऑलरेडी था जिसकी पकड़ हर गली मोहल्ले तक थी। यही वो चीज थी जो रजनीकांत और कमल हसन के पास नहीं थी। यही वो चीज है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इतना बड़ा फासला बनाती है। रजनीकांत ने 2017 में एंड 2021 में खुद एक पार्टी लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी सफलता वो नहीं हासिल कर पाए, जबकि इतने बड़े ओहदे के वो लीडर हैं, क्योंकि वो पार्टी कभी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई। कहीं सेकंड थर्ड रंग लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना सबके बस की बात नहीं है। कमल हसन ने 2018 में अपनी पार्टी लॉन्च की थी, लेकिन कोई भी ग्राउंड वर्क ना होने के कारण उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है, यहां तक कि वो खुद भी अपनी सीट को हार जाते हैं। थोड़े समय बाद फिर डीएमके ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया अपनी सीट से। आप विजय की फिल्मोग्राफी टटोल के देख लो, 2012 के बाद आपको फिल्मों में दिखेगा कि एक इंसान जो पीड़ितों की मदद करता हो, एक इंसान जो बेईमान नहीं हो, जो इंसान जो हीरो मॉरली सही काम करता हो, गरीबों के साथ अन्याय के खिलाफ वो खड़ा होता हो। तो बेसिकली एक परसेप्शन बनाया जा रहा था, एक पॉलिटिकल ब्रांड बनाया जा रहा था, और इसमें 2 दशक लगा दिए गए। आप सोचिए कि सिर्फ ऑन ग्राउंड काम नहीं हो रहा था, कि फिल्मों के थ्रू भी 2 दशक से यह थिंकिंग चल रही थी कि आगे जाकर क्या हो सकता है। इसी के साथ टीवीके ने अपने मैनिफेस्टो में भी भर भर कर फ्रीबीज का ऐलान किया, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे, लेकिन आजकल इलेक्शंस ऐसे ही लड़े जा रहे हैं। टीवीके के मैनिफेस्टो में जो वुमेन हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, जो 60 साल से कम हैं, उन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की बात की गई है। 25 लाख का फैमिली हेल्थ कवरेज, जो कि काफी बड़ी रकम है, उसको देने का वायदा किया गया है। 6 फ्री गैस सिलेंडर, 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को महीने का 4,000 रुपए का भत्ता, कॉलेज जो कोलैटरल फी, अगर आप ग्रेजुएट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कोलैटरल यानी बिना गारंटी दिए हुए 20 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की बात की गई है, और शादी के लिए गरीब महिलाओं को 1 तोला सोना के साथ साथ सिल्क साड़ी देने की बात की गई है। साथ में बहुत सारे स्कूल्स बनवाने की बात की गई है। तमिलनाडु भारत का सबसे अमीर राज्यों में से एक है, लेकिन यहां भी सरकार कमाती कम है, खर्चा ज्यादा करती है। पूरे राज्य की कमाई अगर आप देखें तो 3,32,000 करोड़ है, और खर्चा है 4,39,000 करोड़। डीएमके जो वेलफेयर स्कीम्स तमिलनाडु में ऑलरेडी चला रहा था, उसका भी बिल कोई छोटा मोटा नहीं है। 65,000 करोड़ रुपीस का उसका बिल आता है। अब टीवी के अपने सारे फ्रीबीज अगर चला दे, अगर ये सारा कुछ दिया जाए लोगों को, तो ये लगभग 1 लाख करोड़ तक आ जाएगा इसका बिल, जो कि पूरे स्टेट के बजट का 1/3 हिस्सा हो जाएगा। लोगों ने वोट तो भर भर कर दिया है इन सब मुद्दों पर, लेकिन उनके वायदे पूरे होंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है अगर ये वायदे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि शपथ ग्रहण के दिन तो विजय ने साफ बोल दिया कि भैया देखो दिक्कत तो है। रियलिटी तो तब से हिट करने लगा जब उन्होंने बोला कि 10 लाख करोड़ का मोटा लोन अभी चुकता करना है, तमिलनाडु अभी कर्जे में दबा हुआ है। यह बात भी सही है कि टीवीके को काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी का भी बेनिफिट मिला। डीएमके में स्टालिन के साथ साथ 15 मिनिस्टर्स अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो ऑब्वियसली सरकार के साथ गुस्सा तो लोगों में था। चुनाव से पहले डीएमके ने विजय को सीरियसली नहीं लिया, डायरेक्टली इन पर कोई भी तेज वार, कोई हमला,
कोई पॉलिटिकल एक्सपोजे नहीं किया और इसका फायदा विजय ने बखूबी उठाया। तमिलनाडु का एक सेक्शन था जो डीएमके से थक चुका था, वो बदलाव चाहता था, लेकिन एआईडीएमके पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने जाकर वोट दोनों को छोड़कर सीधा एक नई पार्टी को दिया। अब देखना यह होगा कि विजय इतने सारे पार्टीज के साथ अलायंस करके एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, लोगों का उद्धार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्या वो स्टालिन के 10-11% ग्रोथ रेट की बराबरी कर पाएंगे या नहीं। स्टालिन को लगता है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ एक हिदायत, एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली वार्निंग दी है कि देखो भाई, रील और रियल में बहुत फर्क है, आके कर लो, तुम भी काम कर लो, देखते हैं। बात तो सच है कि विजय ने अभी तक तो सबको गलत साबित किया है। देखना यह है कि अगले कुछ सालों में क्या वो पॉलिटिकली भी सबको गलत साबित कर पाएंगे, क्या वो सच्ची में एक नायक बन पाएंगे जो सोशल जस्टिस भी कर पाएंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर पाएंगे और स्टेट को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अगर विजय सक्सेसफुल होता है तो देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको देखकर शायद दूसरे लोग भी चुनाव मैदान पर उतरे और देश को बेहतर, ज्यादा अच्छे लीडर्स और नई पार्टीज दिखने को मिले, और डेमोक्रेसी के लिए यह ऑलवेज एक गुड न्यूज रहेगा।